विलायत में कांग्रेस के ही बहुत सारे उम्मीदवार हो गए हैं, क्या लगता है कोई घमासान सा नहीं मचा हुआ? दो प्रकार के घोड़े होते हैं, आपको मालूम है जी। एक दर्शनी घोड़े जो ब्याह शादी में जाते हैं, एक लड़ाकू घोड़े जो रण में लड़ते हैं। तो चुनाव तो लड़ाकू घोड़े लड़ते हैं। क्या आपने माना कि हाँ हम पर्ची पकड़ते थे, तो क्या इस मतलब उम्मीदवार जो भर्तियों में कुछ गड़बड़ थी? तो रिश्वत तो उसी राज्य में चालती होगी जहाँ मुकदमे दर्ज हों। अगर हमारे राज्य में किसी ने लिया तो बता दो, छुट्टी है उनकी। इन लोग कहते हैं कि जयप्रकाश गोली देते हैं। ये तो न्यू जाऊंगा जो बेटा बता सिंह जाए रहे हैं। चोरी ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा रहम मेरे पे रहता था कि वो जो कुत्ता मर जाए तो पर्चा जेपी पे दर्ज करवाते थे। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं हरियाणा की राजनीति के दिग्गज और 45 साल का राजनीतिक अनुभव जिनके पास है, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी। हम उनसे बात करेंगे वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर और उनके राजनीतिक करियर पर। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। प्रधान जी, पहले तो मौजूदा स्थिति में बात कर लेते हैं कि कलायत में रैली रखी है, क्या तैयारियां हैं, क्या रैली का वो रहेगा? देखिए, कलायत की रैली एक ऐतिहासिक रैली हुई और जब भी हमने कलायत में रैलियाँ की हैं, 2006 में आपके दर्शकों को मालूम होगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, मैं मेंबर पार्लियामेंट था, एक विकास रैली रखी थी। लगभग 300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं उस वक्त हुड्डा साहब दे करके गए थे, जिनका 100% अमली जामा पहला गया, लागू हुई। आज उसी की वजह से ही कलायत विकास की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से हमने बहुत आगे बढ़ाने का काम किया था। प्रधान जी, कलायत में कांग्रेस के ही बहुत सारे उम्मीदवार हो गए हैं, क्या लगता है कोई घमासान सा नहीं मचा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कैंडिडेट बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कैंडिडेट का कैंडिडेचर पार्टी और जनता स्वीकार करे तभी तो बात है। कैंडिडेट तो कोई बन जाए जी, लेकिन कैंडिडेट तो वही होते हैं जो चुनावी घोड़े होते हैं। दो प्रकार के घोड़े होते हैं, आपको मालूम होगा। जी। एक दर्शनी घोड़े जो ब्याह शादी में जाते हैं, एक लड़ाकू घोड़े जो रण में लड़ते हैं। तो चुनाव तो लड़ाकू घोड़े लड़ते हैं। तो बेटे की तैयारी है? बेटे की पूरी तैयारी। मतलब कई राजनेता इस बात को स्वीकार नहीं करते कि मेरा बेटा राजनीति में हम लेके आएंगे, आप मतलब खुल के बात रखते हैं, क्या ये कैसे डिसीजन हुआ? पहले कहते कि परिवारवाद की राजनीति से दूर रहेंगे। देखिए कि आप एक बताओ, मैंने तो 2020 में ये फैसला ले लिया था कि मैं आगे से कोई पॉलिटिकल पार्टी में काम तो करूंगा अपने कांग्रेस में, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उदय भान जी ने मुझे कहा कि ऐसी परिस्थितियां हैं कि आपने आदमपुर चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने चुनाव लड़ा, मैं पार्टी से कहने से चुनाव लड़ा। परिवारवाद किस बात का? पूरी घर में से कोई तो लड़ेगा, ये बताओ, कोई भी लड़ेगा क्या? ये फिर ये बड़े चौधरी जो बड़े अंडे, यहाँ बड़े बड़े कुंड में ठाए अंडे छत से उत्तान है, तो उनसे तुम हम ठीक तो वहाँ कम से कम मैं तो तैयार हूँ। मैं कोई चुनाव लड़ने की आगे इच्छा नहीं रख रहा, मेरा बड़ा स्पष्ट। लेकिन तैयार है? नहीं, पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा, इच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे बेटे को लड़वाने की मेरी अपनी और नेताओं की सोच है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी नहीं, लोकसभा का मैं अभी तो क्या कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी चाहेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे तो मैं लड़ूंगा, वरना मैं नहीं लड़ूंगा। प्रधान जी, मैंने ना आपकी एक फ़ोटो देखा था अभी हाल ही में, जो बनारसी दास हैं पूर्व विधायक, उनकी डेथ हुई थी, उनके एल्बम में एक फ़ोटो था आपका, वो बहुत पुराना फ़ोटो, उसमें आपकी दाढ़ी है और ऐसा वो मतलब राजनेता वाला गेटअप नहीं था। थोड़ा सा राजनीति के बारे में बताएं, कब से शुरुआत की थी और कितना लंबा सफ़र कैसे तय किया? ये मैंने जो मेरी दाढ़ी की चर्चा है, उस वक्त भी जब 1989 में मैं लोकसभा का चुनाव पार्टी ने लड़ने के मैदान में उतारा, तो सब लोग कहते थे दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाला। दाढ़ी का रिवाज नहीं था, तो हर बच्चा, हर आदमी दाढ़ी रखता है जी। और दाढ़ी भी मतलब वो घनी थी और मतलब बड़ी थी, बड़ी रखते थे पहले। वो मैंने पहली बार वो फोटो बड़ी रखते थे। दाढ़ी एक सादगी का प्रतीक था जी, लेकिन अब इसको स्टेटस सिंबल भी बहुत से लोगों ने मान लिया जी। मगर उस वक्त मैंने आज तक जीवन में एक बार शायद 2 बार गलती से उस तरह फिराया, मैंने कभी दाढ़ी कटाई नहीं। मैं ट्रिमिंग कराता हूँ और ये उम्र के हिसाब से फिर बदलती रहती है। ठीक है। तो मैंने मेरा राजनीतिक जीवन वैसे 1989 में जब चौधरी भजनलाल चीफ मिनिस्टर बने थे और जो देवलाल रह गए थे, तो उस वक्त शक्ति परीक्षण था चंडीगढ़ में और धारा 144 हमने तोड़ी थी शरद यादव जी के नेतृत्व में और उस वक्त हमने पहली बार गिरफ्तारी दी थी। पहली बार मैं बुढ़ाड़ जेल में
लगभग 2 महीने के आसपास रहा था। कौन सी सन की बात है? ये 1982। 82। तो उस समय पार्टी, जब तो मैं सिपाही भी नहीं जाना करता कि साहब, हम तो सीआरपी ने पकड़ लिए, सोचा वहाँ लाल टोपी वाली पुलिस हो गई तो वहाँ होमगार्ड वाले खड़े थे सीआरपी के, ध्यान नहीं था। अच्छा, पार्टी कौन सी थी? पार्टी, हमारी पार्टी उस वक्त बहुत बदली। अच्छा, हमने खुद नहीं बेरा उसमें हमारी पार्टी कौन सी थी। शुरुआत कहाँ से करी थी? लोक दल, जनता दल, और लोक दल कै, लोक दल खै, लोक दल गै, लोक दल चै, हमने पार्टी अच्छा। तो एक एक दिन में 3-3 पार्टी भी हमने बदली जब मैं चौधरी देवलाल के साथ। मैंने सुना है, मेरे से पूर्व के पत्रकार हैं और राजनेता, ग्रीन ब्रिगेड के नाम से यार एक जयप्रकाश का उभार हुआ था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। नहीं, उससे पहले मैं हरियाणा में युवा लोक दल का अध्यक्ष था जी, और चौधरी देवलाल इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। और ग्रीन ब्रिगेड का गठन उस वक्त किया गया जब वीपी सिंह जी ने जन मोर्चा बना करके चुनाव लड़ा था इलाहाबाद से, और वो खुद मिनिस्टर थे राजीव जी की कैबिनेट में। राजीव जी की कैबिनेट को छोड़ करके वो चुनाव लड़े थे। और उस वक्त हमने 200-250 लड़कों को मैं साथ लेके इलाहाबाद गया था और वहाँ पर हमने उनके साथ काम किया था। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं पूरे चुनाव में कार में नहीं बैठूंगा, मतलब 4 व्हीलर पे नहीं चलूँगा, मैं मोटरसाइकिल पर चलूँगा। तो हमारे साथ मोटरसाइकिल पे रहते थे। और उस वक्त क्योंकि बहुत लंबा एरिया है उत्तर प्रदेश का, तो कोई बच्चा गुम ना हो जाए, हमने एक ड्रेस बनाई, हरी ड्रेस। तो पत्रकारों ने उसका नाम दिया, क्योंकि दुनिया में सबसे मशहूर थी माओ की रेड ब्रिगेड जी, और उसके बाद हुई जेपी की ग्रीन ब्रिगेड। अच्छा, वहाँ से चर्चा शुरू हुई। हाँ, लेकिन हमारे ही कुछ नेताओं को जयप्रकाश की लोकप्रियता गवारा नहीं हुई जी, परेशान रहे, सहन नहीं कर सके, क्योंकि उनके औलाद जयप्रकाश का मुकाबला कर नहीं सकती थी। फिर इसको बदनाम करने का भी प्रयास किया गया, तभी मैंने इसको भंग कर दिया। तो कितने दिन रहा और हरियाणा में ग्रीन ब्रिगेड कितने के आगे बढ़ी थी? नहीं, हरियाणा में तो ग्रीन ब्रिगेड कहती, बस चुनाव लड़के हम आगे थे जी। तो उस वक्त मेरे टिकट की घोषणा हो गई थी। 88 में वीपी सिंह जी का चुनाव था और 89 में मेरे को जनता दल ने टिकट दे दी। वीपी सिंह जी उस वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी, तो लोगों ने जिता दिया। पहले ही चुनाव में जीत गए? पहले चुनाव में। कौन सी सीट से? हिसार। पार्लियामेंट मैंने केवल हिसार से लड़ी, इंडिपेंडेंट भी लड़ी पार्लियामेंट जी। कम लोग हैं जो इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट लड़ सकते। हौसला करना बहुत मुश्किल है लोकसभा चुनाव में, निर्दलीय। और हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र ऐसा है जिसमें सभी लाल बाल गोपाल उसी में रहते हैं। तो जब आप पहली बार सांसद बने थे और मंत्री भी बने पहली बार में मंत्री बनने का मौका मिला, तो उस दौरान स्थिति क्या थी लोकसभा में राजनीति की, और आपने काम के तौर पे याद करें तो क्या कुछ करवाया था? काम, जयप्रकाश का नाम भी बहुत बड़ा था। देखिए, जब मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाया माननीय चंद्रशेखर जी ने और किसी ने नहीं जी, तो चंद्रशेखर जी ने मुझे एक ही बात कही थी कि जयप्रकाश जिंदगी में दाग नहीं लगने देना जी। और उस वक्त मेरी उम्र बहुत छोटी थी, तो मैंने पेट्रोल पंप दिए कार्यकर्ताओं को, हमने गैस एजेंसी, हमने सिस्टम शुरू किया गांव में गैस कनेक्शन का, हमने इस इलाके में टेलीफोन कनेक्शन दिवाने का काम किया, हमने नई टेलीफोन एक्सचेंज बनवाने का काम किया। C.डॉट जी, जो हिसार के टेलीफोन एक्सचेंज है, वो सेम पित्रोदा जो भारतवर्ष में पैदा हुए लेकिन दुनिया के चोटी के वैज्ञानिक हैं इस लाइन में। तो उन्होंने उस वक्त वो एडवाइज़र थे हमारे जी कम्युनिकेशन के, और जो राजीव जी उनको लेकर के आए थे, जिससे कि ये आपकी क्रांति जिसको हम मानते हैं, अब कंप्यूटर का विरोध करते थे जो लोग, आज वो कंप्यूटर संचार क्रांति जो आई थी, संचार क्रांति, वो सेम पित्रोदा जी स्वर्गीय राजीव जी की देन थी। तो उसके बाद आपका राजनीतिक करियर कैसे आगे बढ़ा फिर जब आप मंत्री रहे उसके बाद? बस फिर बड़े चौधरियों से लड़ाई होगी। अच्छा, फिर उनसे मैं अलग हो गया। ठीक, मेरे इनेलो परिवार से कह सकते हैं? इनेलो परिवार से तो मैं थोड़े दिन रहा इनके साथ जी। 89 में MP बना जी। 91 में ही मतभेद हो गए थे, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे हुए थे। ठीक। उसके बाद मेरे प्रति इन लोगों में नफरत हुई और अपशब्दों का इस्तेमाल करना इन लोगों ने शुरू कर दिया, और जो मैं सहन नहीं कर सका जी। और फिर एक फैसला हो गया। चौटाला परिवार की बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो जहाँ से भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लड़ेगा, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। अच्छा। तो मैंने हिसार से 96 में MP का चुनाव भी लड़ा जी, और नरवाना से विधानसभा का चुनाव। तो 96 में आपके सामने चौटाला परिवार से कौन थे? खुद ओम प्रकाश चौटाला। अच्छा। तो फिर वो जीत गए थे? लोगों ने JP से प्रति प्यार था जी, लेकिन बाय डिफॉल्ट जी जीता तो रणदीप था। अच्छा। कांग्रेस का कैंडिडेट जी, लेकिन वो कैमरे के सामने बातें कहनी अच्छी नहीं है जी। जीत जयप्रकाश की थी। नैतिक रूप से आप अपनी जीत मानते हो?
एक बात देखो, लोकसभा भी लड़ रहा था मैं, विधानसभा भी लड़ रहा था। जी अब कई लोग बहुत अच्छी छोटी राजनीति करते हैं, जी उनको मालूम नहीं कि जब लोकसभा जीता तकरीबन 1,96,000 से, जी और नरवाना असेंबली भी हिसार नहीं, पार्लियामेंट का हिसार में हिस्सा था, और एक ही दिन वोट पड़े। जी अब जनता इससे हिसाब लगा लें जी कि एक ही डोल में वोट पड़े, हाँ अलग अलग नहीं। बिल्कुल। एमपी में मैं 10,000 से जीता, अच्छा। तो 500 वोट से जेपी पच्छा कैसे रहा, ये सब काउंटिंग का खेल था, मैं बताना चाहता। अच्छा, उस मतलब चलो हम उस पर नहीं जाते। हमारे फिर नेताओं ने 10 प्रकार की उसके बाद फिर मुझे लगता है आप जो है कांग्रेस में आए। ना जी फिर चौधरी बंसीलाल की पार्टी में रहा। हवीपा में। हाँ, उन्होंने भी इस तरह का बदसलूकी मेरे साथ की, मैंने पार्टी छोड़ दी। अच्छा, और फिर उनके साथ रह के कोई चुनाव लड़े थे? ना फिर दोबारा नहीं लड़ा। अच्छा 96 के बाद नहीं लड़ा। ठीक। फिर मैं इंडिपेंडेंट लड़ा लोकसभा, हिसार से ही। हिसार से। कितने वोट आए? मेरे 1,76,000 लगभग। मतलब लोगों का प्रेम तो लगातार बना रहा आपके साथ। प्रेम, मैं इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार से केवल, शायद मैं गलती बनाऊँ तो 65-70,000 के बीच में आया था लोकसभा। और ये तो आपकी हिम्मत थी, कोई पार्टी से होते तो लगभग दोबारा से वहाँ। कांग्रेस ने बड़ा प्रयास किया मुझे टिकट देने का, लेकिन मैंने कांग्रेस की टिकट नहीं ली थी। कांग्रेस से चौधरी रणजीत सिंह लड़े थे, उनको शायद 70,000 या 80,000 वोट, 70 भी नहीं मिले करे, बस इतने मिले थे, मतलब बहुत नीचे 1 लाख से। तो चौधरी रणजीत सिंह भी चौधरी देवलाल के बेटे थे। आपका फिर आगे राजनीतिक करियर कैसे आगे बढ़ा 96 के फिर बाद? मैं 2000 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अच्छा, कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया बरवाड़ा से, 2000 तो मैं MLA बन गया। 2000 की बात है? 2000 में बरवाड़ा से आप MLA? मैं बरवाड़ा से MLA हो गया जी, क्योंकि कलायत रिजर्व थी। ठीक। और 2005 में जी मेरे ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा मेरे ऊपर रहमदिली थी, बहुत मुकदमे बनाए। तो कैथल में मुझे उस समय मैं भी रिपोर्टिंग में आ गया था। हाँ, और कैथल ध्यान है मुझे कि सेक्रेटरी में धरना चला था आपकी गिरफ्तारी पर। हाँ, मेरे ऊपर ऐसे गलत मुकदमे दर्ज किए। एक तो ऐसा मुकदमा था, आदमी सुन के हंसे भी हैरान भी रहो। एक था ये क्या, वाल क्लॉक, हाँ जी, एक सीलिंग फैन जी, एक ये एस्ट्रे सिगरेट बुलाने वाला जी, और 2,000 रुपये बोला मेरी जेब में से काट लिए। इंडियन नेशनल लोकदल का हल्का प्रधान, और जबकि मुक्सगढ़ी में से भी कभी निकला। जहाँ इनका दफ्तर था, बोला मेरा दफ्तर में जेपी आ गया और पीछे खोज लिया, गेल मेरा गनमैन का नाम ले दिया। जेपी पिस्तौल ले रहा था। अच्छा। और गनमैन कार्बाइन ले रहा था। आप ये देखिए, ये मुकदमा कैथल में हुआ था? नहीं, ये दर्ज हुआ बरवाड़ा में। कैथल में कौन सा मुकदमा? कैथल में मुकदमा फिर दर्ज ये हुआ कि वो जो मेरा पिस्तौल जो मैं लगाया था जी, वो मेरा यहाँ इसमें था, क्या आर्मरी बोलते हैं उसको? हाँ जी, आर्मरी में था, बंदूकों की दुकान पे। जी। तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो जयप्रकाश ने बाद में जमा कराया है। अच्छा। क्योंकि उसके बिना फिर मेरे ऊपर मुकदमा नहीं बन सकता था। ठीक। विद्वान परिवार है ये बहुत ज़्यादा। यानी कि ऐसे मुकदमे मैं 2 महीने जेल में रहा। फिर एक मेरा मुकदमा बना दिया हमारे गांव का ज़मीन का, जबकि उस ज़मीन से मेरा कोई लेना देना नहीं था। और जब वो इंतकाल के म्यूटेशन की बात आई कि जयप्रकाश ने सत्ता का दुरुपयोग करके म्यूटेशन बदलवा दिया, मैं तो बहुत छोटा था, मुझे तो मालूम ही नहीं था म्यूटेशन क्या होता है, मैं राजनीति में भी नहीं था। लेकिन उसके बाद भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा रहम मेरे पे रहता था कि वो जब कुत्ता मर जाए तो पर्चा जेपी पे दर्ज करवाते थे, क्योंकि तकलीफ थी मेरी लोकप्रियता से। तो फिर मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवा दिया 302 का झूठा, डाइंग डिक्लेरेशन के करवा करके इन्हीं के एक आदमी से, लोकदल के आदमी से। तो राजस्थान में एक संत मर गए थे, मार दिए थे किसी ने, लेकिन उनमें मेरा नाम जुड़वाने का प्रयास किया। तो यानी कि इस तरह की राजनीति मेरे खिलाफ होती रही कि जयप्रकाश पे मर्डर भी, डकैती भी, चोरी भी, लैंड ग्रैबिंग भी, लेकिन किसी में चलान नहीं हुआ आज तक। अच्छा। ना, नेवर। ये तो सारे राजनीति के वसीभूत, क्योंकि चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे। बात इनकी भी ठीक है, मैंने जो चुनौती दे दी थी नरवाना में, जो कर सकते हो करो। इन्होंने जितना भी बुरा से बुरा व्यवहार मेरे साथ कर सकते थे वो कराया। ये 2004-05 में मुझे ध्यान है कि आपको जब गिरफ्तार करके ले जाते थे और कोर्ट में पेश करते थे, तो वहाँ कांग्रेस के वर्कर लघु सचिवालय में इकट्ठे होते थे
और वहाँ धरना भी चला था लंबे टाइम। हमारी पार्टी के अध्यक्ष हुड्डा साहब भी आते थे, हाँ वहाँ तो काफ़ी जुलूस निकाले पूरे प्रदेश में, लंबा ही आंदोलन चला। उसके बाद आपने, मुझे लगता है फिर दोनों, आपने भी इलेक्शन लड़ा और भाई ने भी इलेक्शन लड़ा। फिर 2005 में जी 2004 में मैं एमपी हो गया। रणदीप सिंह लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने रणदीप सिंह की बजाय मुझे टिकट दे दी। जी। और फिर 5 में रणधीर सिंह, जहाँ से मेरी सीट खाली हुई थी, छोटा भाई, वहाँ से छोटा भाई एमएलए बन गया। ठीक। तो ऐसे लड़ते रहे। तो 10 साल कांग्रेस में भी आपने थोड़ा सा काम के बारे में बताएं, क्या क्या कहाँ कहाँ करवाया काम? देखो, सबसे बड़ा काम था बरवाड़ा में थर्मल पावर प्लांट, जी। जिसकी लगभग 2,5-3 हज़ार करोड़ की उस वक्त कॉस्ट थी। हाँ जी। हिसार के अंदर, उस समय बिजली बड़ा मुद्दा होता था हरियाणा की राजनीति में। हिसार के अंदर लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय, जी और दूसरा जींद के अंदर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी। सरकारी है ही सारी, यहाँ नकली नहीं, ये प्राइवेट नहीं, सरकारी। ठीक। और बहुत बड़ा काम था हाथ से रोहतक रेलवे लाइन। जब मैंने मामला पार्लियामेंट में उठाया और फिर उसको आगे बढ़ाने का काम जब मैं हार गया तो दीपेंद्र सिंह ने किया। ठीक है। तो जिसकी वजह से आज वो रेल चली। बीजेपी वाले तो ऊँच उठी वाहवाही लूट रहे हैं, काम हमारे उद्घाटन नहीं करें, बल्कि इनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए थे। वे वो रेल 8 साल बाद देरी से चलाई। जी। पहला रेल प्रोजेक्ट है जो हुड्डा साहब ने ज़मीन की पैसे दिए थे हरियाणा सरकार ने। अच्छा जी। और जब कलायत में हुड्डा साहब आए, यानी कि कलायत में 5 माइनर, 40 के करीब सड़कें, बस स्टैंड, जी। और ITI, और अब तो कॉलेज भी हमने बनाया, हमने बारात घर भी बनाए। मेरे ख्याल में हुड्डा साहब के राज में ये बार बार रोज़गार की बात करते हैं माननीय मनोहर लाल जी। मैं चुनौती देता हूँ कि 10 साल के राज में जितने कलायत में रोज़गार हुड्डा सरकार ने दिए, किसी और ने दिए तो बताया। रोजगार की बात पे एक नई बात ध्यान आ गई कि लोकसभा, इस विधानसभा हरियाणा में मौजूदा जो सत्र था, अभी 3 दिन पहले सेशन खत्म हुआ, उसमें आपकी चर्चा हुई कि आपने माना कि हाँ हम पर्ची पकड़ते थे। तो क्या इस मतलब उम्मीदवार जो भर्तियों में कुछ गड़बड़ थी? वो बेचारा ज्ञान नहीं था उसको, जिसने मामला उठाया जी। उसको ये नहीं था पर्ची क्या होती है। पर्ची तो बीजेपी देती, मुख्यमंत्री भी पर्चियों से बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी में प्योर मेरिट थी, वो भी इसी इलाके का रहने वाला है। मुझे एक इंस्टांस बता दो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में कभी मेरिट टूटी हो और कलायत विधानसभा क्षेत्र के हरियाणा के लाखों लाख बच्चे लगाए। लेकिन उसमें क्या था, इनको तकलीफ क्या है? उस वक्त हुड्डा साहब ने जैसे पुलिस बोर्ड बना दिया, जी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भर्ती शुरू कर दी, क्योंकि ज़्यादा भर्तियाँ थी, एकदम कंट्रोल नहीं आ सकता था। जी। ऐसे ही एजुकेशन का एक अलग से भर्तियाँ कर दी, तो ये अलग अलग भर्तियाँ थी। अब वो कुछ कर तो सकते नहीं बेचारे, अब पता नहीं जुल्ली फजुल्ली प्रचार करते रहते हैं। कहते हैं ना, बिल्ली के भागे छिका टूट गया, इनके थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी नहीं तो इनके सायरा ने बेरा पैट जाता। इनकी हैसियत क्या है, बार बार खर्ची पर्ची। अरे खर्ची पर्ची के लिए मेरी खुली चुनौती है क्या है कि गठबंधन सरकार को, अगर अपने यहाँ कहावत क्या है, चोर होगा जो पहाड़ पर पकड़ा जाए। जी। ऐसे HPSC के दफ्तर में 3 करोड़ रुपए बरामद हुए कि नहीं हुए? जो कौशल रोजगार निगम, जिसको कल ही मैं हुड्डा साहब की तकरीर सुन रहा था, उन्होंने कहा कि डिजिटल लेबर चौक की तरह ये, जैसे शहर में लेबर चौक होता है ना, किसी आदमी ने सवेरे जरूरत है लेबर की, को 2 लिया हुआ, को 4 लिया हुआ, जिसके चिनाई चल रही हो, तो ऐसे ही कौशल रोजगार निगम है। भर्ती कर ले हैं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहले हटाना चाहो पहले हटा देते हैं। तो ऐसी नौकरी हमने नहीं दी, ये उसका ड्रामा करते हैं, खर्ची पर्ची खर्ची पर्ची। अरे भैया, तुमने ये तो बताओ, ईमानदारी तुम्हारी नौकरी में कहाँ है? SSC का चेयरमैन तुम्हारे यहाँ पकड़ा गया रिश्वत लेने की, एक अभी तो चलो सुर्ग में है बेचारा वो अपना बिल्ला जी। पेवे वाला MLA जसविंदर, तो उसने तो वो टेप ही रख दी असेंबली में। अच्छा जी। लेकिन लोक लाज है ही नहीं, लोक राज है, लोक लाज नहीं इस सरकार में। तो ये अपनी चोरी छुपवाते हैं। आज इतने मुकदमे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, JJP के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, जिन्होंने रिश्वत, नौकरी लेने के लिए रिश्वत ली है। तो रिश्वत तो उसी राज में चल दी जहाँ मुकदमे दर्ज हों। अगर हमारे राज में किसी ने लिया तो बता दो, छुट्टी है उनकी, कैथल से लेकर के हिसार तक बताओ जा करके। अगर किसी को ये कह देगा तो मैं दंडित नहीं होऊंगा, मैं सजा भुगतूंगा यार। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मनोहर लाल जी चुनौती दे दो, मैं पता नहीं कितने केस ले आके खड़ा कर दूंगा। जयप्रकाश जी, अब हम पीछे इतिहास में चले थे, हरियाणा के ना 3 लाल मशहूर रहे हैं, आपने चौथे लाल के साथ भी काम किया। एक राजनीतिक तौर पे आपका अनुभव रहा है, कौन से लाल से ज़्यादा प्रभावित रहे? ये बात कि मैं लाल का देखो प्रभावित वाली बात है नहीं। मनोहर लाल तो मित्र तो मेरा पुराना है जी। हमने इकट्ठे
गठबंधन सरकार में काम किया था, लेकिन ना पॉलिटिकल बढ़िया है, ये सारा दिन जात पात इवेंट्स की राजनीति करते हैं। इवेंट्स मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स जो करेगा उससे प्रदेश का भी नुकसान होगा और खुद का भी नुकसान होगा। तो इसलिए हरियाणा में अगर सबसे बेस्ट किसी व्यक्ति ने एज ए चीफ मिनिस्टर मैंने जो देखा है वो देखे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसने कभी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की। हर शासन में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जो धरती पे नहीं है, हर मुख्यमंत्री ने हर अपने राजनीतिक विरोधी से बदले की भावना से बिना मुकदमों को जेल में डाला। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपने 10 साल के राज में विरोधी भी ये कह दो किसी पे झूठा मुकदमा बनाया हो, और जिसने तरक्की कराई। 5 थर्मल पावर प्लांट लगा दिए, IIT बना दी, IIM बना दी, रेलवे लाइन खिंचवा दी, एक्सप्रेस हाईवे बना दिए। आज तक तो मतलब नेट सेल में मैं ये कह सकता हूँ यूनिवर्सिटी बना दी सरकारी, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए थे, मेडिकल कॉलेज बनाए थे, ITI बनाई थी, तो बहुत काम किए थे। और एजुकेशन का तो हब बना दिया सोनीपत को, एजुकेशन का हब बना दिया हिसार को, जो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी बनाई, उसके साथ HIU जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी उसमें 150 करोड़ रुपए की ग्रांट दे करके उसको विश्व के मानचित्र पर पहुंचाने का काम किया। GJU का यही D ग्रेड में थी, A ग्रेड में लाने का काम किया। तो हुड्डा साहब की तो एक सोच थी कि भाई मैं प्रदेश की तरक्की कराऊं, लेकिन सबसे बड़ी जो इनके गुण है वो बदले की भावना से किसी पर कार्रवाई नहीं की। बाकी हर चीफ मिनिस्टर ने जिनकी संतान ये कहती भाई हमारा वाला ने नहीं करी, मैं कह पूछा जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप हुड्डा साहब की आप बात कर रहे हैं, हुड्डा साहब ये माना जाता है कि आप मुख्य विश्वास पात्रों में हैं उनके तो क्या यही कारण था कि आपको कुलदीप बिश्नोई के अगेंस्ट वहाँ हिसार भेज दिया गया, जबकि आप कभी वहाँ सक्रिय नहीं रहे उस हल्के में? देखो, जिस पार्टी में जिसकी जहाँ आवश्यकता होती है और जो बाहर जाके चुनाव लड़ सकता है उसको लड़ाया जाता है। वो तो लोगों की, मैंने बताया था ना आपके कलायत में बहुत उम्मीदवार तो कोई बन जाएगा, क्या लोगों ने उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी स्वीकार है? जयप्रकाश की लोगों ने उम्मीदवारी स्वीकार कर दी तो 53,000 वोट दे दिए। उसमें पार्टी के वोट भी होते हैं, विशेष तौर से उदयभान जी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और हमारे नौजवान सांसद दीपेंद्र सिंह ने विशेष तौर से जो नौजवानों को अट्रैक्टिव किया, आकर्षित किया पार्टी की ओर, तो उससे बहुत वोट मिली है। पहली बार है, सारे लाल बाल गोपाल लड़ दिए। और मुझे खुशी इस बात की कि आदमपुर के अंदर तीनों लाल, उनके बाल, उनके गोपाल मनोहर लाल के पाँव के नीचे बैठे थे कि जयप्रकाश को हराओ, कांग्रेस को हराओ, तो फिर भी लोगों ने 53,000 वोट दे दी। तो कहीं से मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाया। आदमी की स्वीकार्यता, लीडरशिप को उसको स्वीकार करता है कि नहीं लाका, वो बात है। जयप्रकाश जी, एक बात और मशहूर है, हालांकि आप उसको कई बार डिनाई भी करते हैं और आपने काम गिनवाए भी हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि जयप्रकाश गोली देते हैं। और गोली दूँ तो फिर मानस मरे नहीं जावे, गोली तो नहीं देता, मिट्टी गोली या खड़ुई, मिट्टी गोली काम नहीं करवाते। मतलब मैं नहीं काम करांदा तो ये वोट कहाँ से मिले? जो लोग ये कहते हैं जयप्रकाश मिट्टी गोली देता है, उन तो जमानतें जब्त हो जाती है। जयप्रकाश ने बड़े भारी काम कराए हैं। जयप्रकाश के खिलाफ नेता क्यों इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं? देखिए, एक बार मेरे ऊपर दुष्प्रचार किया कि जयप्रकाश एक किडनी स्कैम हुआ था जी, कि बेईमान हरियाणा के कुछ परिवार हैं, जिसमें इस इलाके के भी कई एक आध परिवार है, 2 परिवार हैं हमारे पुराना ओल्ड जिंज जिला के। तो उनमें दर्द हुआ कि जयप्रकाश की पॉपुलरिटी बढ़ गई, तो उन्होंने कहा कि किडनी स्कैम में जयप्रकाश का नाम है। उन्हीं का एक परिवार का अधिकारी था, और मैंने, आप सुन के हैरान रहोगे, मैंने कहा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, CBI को केस दो। CBI में केस गया और CBI ने कहा कि ये जयप्रकाश नहीं है, JP नहीं है, झूठा इसका नाम लिया गया है, ये राजनीति से प्रेरित है, और जो JP है वो ये दूसरा JP था, कोई और JP था। हाँ, उन सबको पता है कौन JP था। तो नेता इस कैसेट को सुनेंगे तो घबराएंगे कि वे JP ने फिर इसे छेड़ दिया। जयप्रकाश पे कभी चरित्रहीनता का आरोप नहीं लगा, जयप्रकाश के परिवार पर चरित्रहीनता का आरोप नहीं लगा, जयप्रकाश के ऊपर कभी भ्रष्टाचारिता का आरोप नहीं लगा, जयप्रकाश के ऊपर कभी ये किसी से वायदा खिलाफी का आरोप नहीं लगा। जयप्रकाश ने अहंकार की राजनीति नहीं की, जो मैं मेहनत की राजनीति करता था। भाई देखो, राजनीतिक विरोधी कुछ तो दुष्प्रचार करेंगे। एक बात और बताइए, आपकी ना जो बिना किसी लाग लपेट की बात रखने का अंदाज है, जो आप चुनाव प्रचार में लोगों के बीच जाते हैं, कई बार कहते हैं जयप्रकाश जी तो बड़े देसी अंदाज में आते हैं, उसके बारे में बताइए। क्या देसी जाम में उड़े तो फिर बदले के क्यों कराऊं? और जो ये मतलब दिखावा नहीं करते, लिपस्टिक पाउडर लाया वो लोग स्वीकार तो नहीं करते उन्हें। ठीक, तो मतलब लोगों के बीच में से ही है, इसलिए आप लोग कर लो। देखिए,
क्या कहती है राजनीति। आप वो भाषण दो, आप वो शब्दों का इस्तेमाल करो जो लोगों के जहन में जाए। जी, उसी के लिए तो हम करते हैं ना बात। हाँ जी। अगर मैं डिक्शनरी लेके बैठ जाऊं और ईश्वर रेल न कह दूं लो पथगामनी, तो कोई कौन समझेगा, होगा अच्छा बोलो आदमी गला हाथ लगे क्या बोल रही हूँ। ठीक है, अजय रेल कह दूंगा सारे समझ जाएंगे। ठीक है भाई। तो मतलब देसी अंदाज है, ये रास आता है। अच्छा, मौजूदा स्थिति में आ जाते हैं सर। आपकी कल मुलाकात हुई है सुशील गुप्ता से, और सबसे पहले जो है इंडिया गठबंधन ने लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार दिया है। क्या मानते हैं, क्या रहेगा? बहुत अच्छा उम्मीदवार है, और हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, जिनमें कुरुक्षेत्र भी शामिल है, और हम गठबंधन का धर्म निभाएंगे। बिल्कुल सुशील गुप्ता जी जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, उसके साथ हमारा हर कार्यकर्ता, हर नेता देगा। मौजूदा हाल को देखते हुए हरियाणा की 10 सीटों को लेकर क्या कहना? बीजेपी कहीं मिले नहीं की, ये तो न्यूज आऊँगा जो बेटा बता सिंह जाए रहे हैं, यानी ये ईब तो राज में है, को थाना का को तहसील का काम। जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा इनके घरों के आगे, आप खुद जाकर के देखना सैनी साहब, अगर कोई आदमी खड़ा मिल जाए। ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, कानून व्यवस्था की स्थिति देखो ना। कि हमारे साथी नफे सिंह थे, चाहे दूसरी पार्टी के अध्यक्ष थे, क्या अलग बात है, वो पॉलिटिकल आदमी थे, वो उस इलाके के नेता थे। किस तरीके से अपराधियों ने, और अपराधी कौन है, जो भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं जी, वो कह रहे हैं बोला छाल तो बोला छालने का क्या बोला, जिसमें 376 को बीजेपी को तो उस कत्ल के बाद इनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं है, जो सिद्ध हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद कम से कम जेजेपी बीजेपी ने नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद सर। तो नहीं थे हमारे पास हरियाणा की राजनीति के दिग्गज, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हर बात पर जवाब दिया। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बात पहुँच सके। धन्यवाद।